सही है। तो हायर जुडिशियल में किसको शामिल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, और लोअर जुडिशियल कोर्ट आ जाएंगे हमारे जिनमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दिया था आर्टिकल 124 के बारे में बताया था। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की संरचना और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिए थे। संरचना में आपको बताता जो मूल संविधान जब हमारा बनके तैयार हुआ था वहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी डिसाइड की गई थी? 7+1। और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33+1। ये वाले आपको बताए थे 7+1। ये कौन थे? हीरालाल जी कानिया, पहले मुख्य न्यायाधीश। और आज ये कौन है? जस्टिस BR गवई। ये हो गए हमारे। नियुक्ति में बताया था आपको इसी 124 में ही कि नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ऐसी नियुक्तियों में वो कुछ लोगों से परामर्श करेंगे, और परामर्श बाद में आपको बताया गया कि परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। और ये परामर्श कौन देगा? ये कोलेजियम देगी। कोलेजियम होगी, ये कोलेजियम राष्ट्रपति को परामर्श देगी। कोलेजियम में कितने न्यायाधीश होंगे? 5 न्यायाधीश होंगे। कोलेजियम में 5 न्यायाधीश होंगे, 4+1। ये एक कहने का मतलब है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 4 कैसे हो जाएंगे? अन्य न्यायाधीश। ये 5 लोग मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राष्ट्रपति इन्हीं की सिफारिश पर क्या करेंगे? न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देंगे। इस कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए आपको बताया गया था एक संविधान संशोधन लाया गया था, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। और 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। क्या कहते हुए? कि ये न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करता है और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये बता दिया। इस कल एक क्वेश्चन भी आया था NJC 99वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? NJC लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उसमें सदस्य पूछे गए थे क्वेश्चन में कि कौन कौन कैसे कैसे करके सदस्य होते। इसमें 6 सदस्य होने थे, 3 न्यायपालिका के होते, 1 कानून मंत्री होते और 2 बाहर के सदस्य। ऐसे करके 6 सदस्यों को हमारे NJC में शामिल करना था। इसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति किसकी की जाएगी? मतलब कहने का ये है ऐसे न्यायाधीशों की योग्यता क्या है। ये सब 124 में ही है। ठीक है, अगले हमारे क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, किसको भारत का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाए। तो योग्यता की अगर बात करें तो पहली एक योग्यता जरूरी होती है सबके लिए। वो कौन सी योग्यता होती है? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक। एक तो ये तो हमारे जितने पदाधिकारी हैं सबके लिस्ट एक सब लिखा हो भारत का नागरिक हो, कैसे भी हो, चाहे जन्म से हो चाहे अर्जित हो, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा 3 में से कोई एक योग्यता, 3 योग्यता यहाँ पर लिखेंगे। 3 में से कोई एक योग्यता उसके पास होनी चाहिए। और 3 में से एक योग्यता कौन सी? ये वाली तो कंपलसरी, ये तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा वह व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा। कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा। अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह चुका है तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल हो गया। अगर ये नहीं है, अगर उसके पास ये योग्यता नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का वकील रहा, किसी हाईकोर्ट में उसने वकालत की। तो या तो 5 वर्ष तक उसको हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव हो। अगर ये नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष तक उसको किसी हाईकोर्ट में वकालत का अनुभव है होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो तीसरी योग्यता क्या होती है? राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। पारंगत विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता का मतलब होता है कानून का, लीगल मामलों का बहुत बड़ा जानकार। तो इन 3 में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। या तो 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का, ये सब जानने का, हाईकोर्ट 5 वर्ष तक या तो किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। अगर ये योग्यता नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में वकालत का अनुभव हो। ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। इसका क्या मतलब होगा? जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने LLB किया है,
कानून की डिग्री होती है, बैचलर डिग्री होती है। LLB करने के बाद अब वो वकालत करने के लिए एलिजिबल हो गया, कहीं पे बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराए और आप वकालत करें। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं अभी वकालत नहीं करेंगे। LLB के बाद उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, क्या कर लिया, LLM कर लिया, मास्टर डिग्री हो गई उसके बाद। अभी भी कह रहा है कि नहीं अभी भी वकालत नहीं करेंगे, कहीं पर भी बार काउंसिल में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। इसके बाद उसने क्या किया, लॉ से क्या कर रहा है, PhD कर रहा है, पढ़ाई पे पढ़ाई करे पढ़ा, लेकिन कहीं पर भी उसको वकालत का वो नहीं, वकालत नहीं कर रहा। ठीक, तो ऐसे में उसके पास कानून की जानकारी बहुत होगी, कानून की जानकारी ये बहुत है। ठीक है सर, बैचलर डिग्री भी है, मास्टर डिग्री भी है, PhD भी कर रखी है, 4-6 किताबें भी लिख रखी हैं, ये सब, तो कानून की उसको बहुत अच्छी जानकारी है। लेकिन उसके पास ना तो वकालत का अनुभव है और ना ही वो न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे कि वो विधि का बहुत बड़ा जानकार। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसको राष्ट्रपति चाहें, उनको अगर लग रहा है कि कानून का अच्छा जानकार है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं। तो इन तीन में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए और ये वाली हमारी कंपलसरी है। भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए, किसी अन्य देश के नागरिक को हम अपने देश के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बनाएंगे। न्यायाधीश ही का हम किसी पद को नहीं देंगे किसी अन्य देश के नागरिक को। बाकी इन तीन में से कोई एक योग्यता। पहली कौन सी है, कम से कम 5 वर्ष तक हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो। अगर ये नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में वकालत का अनुभव हो। ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता। बिना देखे एक बार बता दो, पहली योग्यता कौन सी है, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक वकालत का हो या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत। तीनों याद नहीं किसी को, हटा दे, हाँ लिख लेना भी, अभी लिख लेना कि बिना देख बता दे ऊपर लिखा देंगे, परेशान का नहीं हो, कतई परेशान ना हो, सब लिखा देंगे। आप बता दो, बिना कॉपी में देख बता दो, तीन में से कोई एक योग्यता। पहली कौन सी है, 5 वर्ष तक जज रहा हो, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक वकालत का हो या फिर पारंगत विधिवेत्ता। लेकिन तीन में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक, अब लिख लो योग्यता। तो पहली योग्यता क्या होती है, भारत का नागरिक है। पहली योग्यता लिखो, भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता लिखो, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, कम से कम 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में, कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में, कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में वकालत की हो, वकालत की हो या राष्ट्रपति की राय में, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ये तो योग्यता होगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। अब देख लेते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल, कितने समय तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहेंगे। तो कार्यकाल की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बने रहेंगे। जितने भी न्यायाधीश होते हैं ये 65 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट लेते हैं, 65 वर्ष से पहले लोग रिटायर नहीं होते। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का अगर पूछा जाए तो आगे आगे आप लोग देखेंगे कितना 65 वर्ष होता है, बाकी सामान्य नौकरी में कितना होता है 60 वर्ष होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे।
लेकिन 65 वर्ष से पूर्व भी तो इनका पद खाली हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश बना दिए बस अब तो बन ही गए। 65 वर्ष से पहले भी हटा सकते। अगर 65 वर्ष से पहले उनके पद को खाली कराना है तो कैसे करके खाली होगी? तो 65 वर्ष से पूर्व या तो वो न्यायाधीश अपना इस्तीफा दे दे, और इस्तीफा किसको संबोधित होगा? राष्ट्रपति को संबोधित होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। तो 65 वर्ष की आयु तो अपने पद पे बने रहेंगे, लेकिन 65 वर्ष से पूर्व जिन परिस्थितियों में पद खाली हो जाएगा, पहली सिचुएशन कौन सी हो सकती है? या तो वो न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपना इस्तीफा दे दे तो उसका पद खाली हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? या तो उस न्यायाधीश की अचानक मृत्यु हो जाए, अचानक मृत्यु हो जाए। अगर मृत्यु हो जाएगी तब भी उसका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? तीसरी सिचुएशन हो सकती है उसको साबित कदाचार, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, अभी इसको बताते क्या होगा? साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा हटा दिया जाए, संसद के द्वारा हटाया जाए, तब भी उसका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। साबित कदाचार, इसका मतलब है कदाचार मतलब बुरा आचरण, कि जैसे मान लीजिए किसी करप्शन में वो संलिप्त पाया गया है या और किसी कार्य को ऐसा कर रहा है जो लीगल नहीं है, तो उसको क्या, अगर वो आरोप उसके साबित हो जाए उसको क्या बोलेंगे? साबित कदाचार। और असमर्थता मतलब काम करने में समर्थ ना हो। जैसे अभी भी वो दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश, उन पर जो है आरोप साबित हुए, ठीक है, वो उनके घर से नकदी बरामद हुई, क्या है? करप्शन के। आज लोकसभा में उनके खिलाफ उनको हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई है ये चीज। तो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उस न्यायाधीश को संसद के द्वारा हटा सकते हैं। अब संसद के द्वारा कैसे हटाते हैं अब इसको देख लेते। तो ऐसे करके न्यायाधीश का पद खाली हो जाएगा। अगर ये तीन सिचुएशन नहीं आती है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष का। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान रखिए। अब इसको देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को संसद किस तरीके से हटाती है। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर आ जाते हैं हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल, और कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष। और 65 वर्ष से पूर्व कैसे समाप्त हो जाएगा? ऐसे बताऊंगा। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक, ऐसे करके बता। ये देखो कार्यकाल 65 वर्ष किया तक, और यहाँ पे लिख लो 65 वर्ष से पूर्व, 65 वर्ष से पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में, निम्नलिखित परिस्थितियों में पद खाली हो जाएगा, निम्नलिखित परिस्थितियों में पद खाली हो जाएगा। अब ये परिस्थितियां लिख लो, वैसे करके देखो 65 वर्ष की आयु तक बने रहेंगे। देखो 65 वर्ष से पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में पद खाली हो जाएगा। और ये तीन परिस्थितियां, कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं? तीनों परिस्थितियां लिख लो। नंबर 1, राष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफे के द्वारा। पहली स्थिति क्या होती है? इस्तीफा दे दे किसको? राष्ट्रपति को संबोधित। दूसरी सिचुएशन कौन सी है? अचानक मृत्यु हो जाने पर, तब भी पद खाली हो जाएगा। ये थोड़ी करना अभी रुक जाओ, 65 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, अचानक मृत्यु हो जाएगी तब भी उसका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और तीसरी सिचुएशन साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा हटाया जाना, तब भी उसका पद खाली हो जाएगा। अब कैसे करके हटाते हैं ये इसको देख लेते हैं। हटा दें, लिख लिया। अब इसको देख लेते हैं कैसे करके हटाते हैं। अगली हेडिंग डालो, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, किस तरीके से न्यायाधीशों को हम लोग हटाते थे। तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो पहला तो आधार ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाएंगे तो कोई ना कोई आधार होना चाहिए। आधार क्या होता है? वही साबित कदाचार, साबित कदाचार एवं असमर्थता, मतलब या तो काम करने में सक्षम नहीं है
या तो काम करने में सक्षम नहीं है या फिर किसी प्रकार के करप्शन वगैरह में संलिप्त है, और ऐसा आरोप अगर साबित हो जाए तो उनके खिलाफ क्या करेंगे, एक प्रस्ताव लेके आएंगे। फिर न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लेके आएंगे, और इस प्रस्ताव की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। संसद के किसी भी सदन में, मतलब यह है कि अगर किसी न्यायाधीश पर ऐसे आरोप लगते हैं और ऐसे आरोप साबित हो गए तो फिर उसके खिलाफ क्या करेंगे, एक प्रस्ताव लेके आएंगे, और इस प्रस्ताव की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में कर सकते हैं। मतलब चाहे ऐसा प्रस्ताव हमारा लोकसभा में आ जाए और चाहे ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में, ठीक, किसी में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाएगा या फिर ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाएगा, ठीक, किसी भी सदन में ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत हो सकती है। लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा बदल जाता है। प्रोसेस ऐसे बदल जाएगा, जैसे मान लिया अगर उस न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत यानी कि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में लाया जाएगा तो किसी एक लोकसभा सांसद के द्वारा ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव पर कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें और वो कहें कि हाँ इस न्यायाधीश पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं और इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दें। 100 से अगर कम सदस्यों ने हस्ताक्षर किए तो प्रस्ताव हो जाएगा खारिज, फिर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर ये प्रस्ताव किसके पास जाएगा, पीठासीन अधिकारी के पास जाएगा। पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित करेंगे। एक 3 सदस्यीय कमेटी यानी कि एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, और ये 3 मेंबर्स सामान्यतः न्यायपालिका से ही संबंधित होंगे। जरूरी नहीं है फिलहाल, लेकिन सामान्यतः तीनों मेंबर्स कहाँ से होंगे, न्यायपालिका से संबंधित होंगे। ये कमेटी ये जांच करेगी कि इस न्यायाधीश पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है। अगर इस कमेटी ने कह दिया कि आरोप सही है तब ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। अगर कमेटी ने कह दिया आरोप गलत है तो यहीं से प्रस्ताव हो जाएगा खारिज। ठीक है, अब मान लिया कि कमेटी ने कह दिया कि आरोप सही है, तो अब इस प्रस्ताव पर क्या होगा, लोकसभा में वोटिंग कराई जाएगी। इस प्रस्ताव पर थोड़ी चर्चा होगी और चर्चा के बाद कराई जाएगी लोकसभा में वोटिंग, और लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत बताया था एक बार, ठीक है, कोई बहुत कठिन लगा था, फिर से बता देते हैं विशेष बहुमत क्या होता है। तो लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। जब यहाँ से पारित हो जाएगा तो यहाँ से पारित होकर ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और जब ये प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में भी अगर ऐसा प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो जाए तो उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा देंगे। ये तो प्रक्रिया लोकसभा से है, ठीक है। जैसे लोकसभा से शुरू हुई तो कम से कम 100 सदस्य लोकसभा के उस पर हस्ताक्षर करें। उसके बाद पीठासीन अधिकारी 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित करेगा, वो आरोपों की जांच करेंगे। अगर आरोप गलत है तो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, अगर आरोप सही है तो फिर लोकसभा में वोटिंग होगी। और वोटिंग कितनी चाहिए होती है, विशेष बहुमत। अगर विशेष बहुमत से प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी अगर विशेष बहुमत मिल गया तो ऐसा प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को उसके पद से हटा देगा, ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसा ही प्रस्ताव राज्यसभा में शुरू होता है, ये तो हमने लोकसभा में देख दिया, अगर ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत ही राज्यसभा में होती है तो राज्यसभा में ऐसे प्रस्ताव पर कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यहाँ पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। अब इसको अलग तरीके से लिखाएंगे, अभी पहले समझने के तौर पर इसे करके समझो, ठीक है। अगर लोकसभा में शुरू होगा तो कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, कम से कम 100 सदस्यों, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होती है। लेकिन अगर ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत राज्यसभा में होती है तो कम से कम 50 सदस्यों के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। आगे की प्रक्रिया सेम है। अगर ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में आया तो 50 सदस्य हस्ताक्षर करें। इसके बाद जो हमारा प्रेसिडिंग ऑफिसर है यानी कि सभापति या उपसभापति जो भी अध्यक्षता करते हैं वो क्या करेंगे, एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे। 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी क्या करेगी, इन आरोपों की जांच करेगी।
अगर ये आरोप सही है तो प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, अगर आरोप गलत है तो यहीं से प्रक्रिया खारिज हो जाएगी। अब प्रक्रिया अगर आगे बढ़ गई तो इसके बाद राज्यसभा में वोटिंग होगी और वोटिंग के लिए बहुमत कितना चाहिए होता है, विशेष बहुमत। अगर यहाँ से ये विशेष बहुमत से पारित हो जाए, अब ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में कुछ नहीं होना है, लोकसभा में अगर विशेष बहुमत से पारित हो जाए तो न्यायाधीश को अपने पद से त्याग कर देना या राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा देंगे। ये प्रक्रिया होती है न्यायाधीशों को हटाने की। अब यहाँ पे एक चीज पे कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे आप किताब में अगर लिखा हुआ देखोगे, किताब में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत किसी भी सदन में हो सकती है। अगर ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो कम से कम 100 सदस्यों के, और राज्यसभा में आता है तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो वहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि जैसे मान लीजिए लोकसभा में आया और 100 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए, पारित हो गया, इसके बाद राज्यसभा में पहुंचा कि आप 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत है या नहीं है, अब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, अब जरूरत नहीं है। प्रस्ताव की शुरुआत जहां पे होगी, अगर राज्यसभा में शुरुआत होगी तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी, तो इनकी जरूरत नहीं है। अगर लोकसभा में होगी तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत है, तो इनकी जरूरत नहीं है। क्लियर? इस तरीके से न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। आज तक भारत के किसी भी न्यायाधीश को ऐसी रिमूवल की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया कि किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया। आया है 4-5 बार आया है, लेकिन या तो न्यायाधीश ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया पारित होने से पहले ही, या फिर बहुमत नहीं मिला, या फिर सत्र समाप्त हो गया। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही सत्र में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा इस वाले सत्र में कर दिया और बचा हुआ दूसरे सत्र में कर दे, ऐसा नहीं होगा। एक ही सत्र में पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। अब जैसे मान लिया यहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई, यहाँ पे प्रस्ताव पारित हो गया, राज्यसभा में जब तक पहुंच रहा है तब तक सत्र समाप्त हो जाए, तो ये प्रस्ताव यहीं पे हो जाएगा समाप्त। आपको बताया था विधेयक समाप्त नहीं होता है, विधेयक कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब विधेयक समाप्त हो जाता है, लेकिन सत्र समाप्त होने पर सभी विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। विधेयक वैसा ही बना रहेगा, लेकिन प्रस्ताव हमारे समाप्त हो जाते हैं। ये वही सिस्टम है प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक है, ये भी सत्र में पूरा कंप्लीट करना है। अगर 2024-25 आया है तो ये भी पता लगे इंटरव्यू तक पहुंचे, और बाकी इंटरव्यू अगली बार दे देंगे, इस बार प्री मेंस तो हो गया नहीं, अगली बार फिर से आना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पर है, एक ही सत्र में पूरा का पूरा प्रोसेस पूरा होना चाहिए। अगर बीच में रुके प्रोसेस तो वो प्रस्ताव वहीं हो जाएगा समाप्त। क्लियर है की बात? दिल्ली वाला काम का चल रहा है, गठित हो गई इनके लिए। हाँ, गठित हो गई है। आज लोकसभा में, आज न्यूज़ में पूरी न्यूज़ नहीं पड़ी थी, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी वैसी चले आए। मद्रास में है, उसमें मद्रास हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में है, एक दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में अभी जो चलेगी। हाँ। अच्छा, ये हमें भी पूरी न्यूज़ नहीं पड़ी, दरअसल सुबह जल्दी जल्दी में थे तो आईसी न्यूज़ पर रखा हुआ था घर पे, तो बस आईसी ऊपर की हेडिंग पढ़ के चले आए कि हाँ मतलब लोकसभा में प्रक्रिया शुरू हुई है। महाभियोग लिखा था। हाँ, महाभियोग। तो यह चीज ध्यान रखो, न्यूज़पेपर में आपको महाभियोग ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है महाभियोग केवल और केवल आर्टिकल 61 में प्रयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के लिए प्रयोग करते हैं, बाकी किसी के लिए महाभियोग नहीं लगाते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको रिमूवल कहते हैं। ठीक है, उन लोग क्या कहते हैं, रिमूवल। तो जैसे हिंदी में दैनिक जागरण आपने पढ़ा तो आपको इस पे लिखा हुआ मिल जाएगा महाभियोग, लेकिन अगर आप अंग्रेजी का कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, द हिंदू वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इम्पीचमेंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहाँ पर रिमूवल लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कई बार क्योंकि हिंदी के समाचार पत्र में जब लिख देते हैं महाभियोग नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है, ये रिमूवल होता है। हम लोग चूंकि पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग रिमूवल कहेंगे, वो लोग क्या कह देते हैं, वो लोग महाभियोग कहते हैं। तो महाभियोग अगर आपसे पूछा जाए तो महाभियोग किस पे चलता है, केवल और केवल राष्ट्रपति पर, महाभियोग बाकी किसी पर नहीं चलता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। तो नोट कर लो उसके आगे लिखो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, इसमें लिखो पहला पॉइंट लिखो, न्यायाधीशों को साबित कदाचार, ये लिखा है साबित कदाचार, बेकार काम कर रहा है, भ्रष्टाचार वगैरह कर रहा है, वैसे क्या करते हैं, हटा देंगे। साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाने के लिए एक प्रस्ताव की शुरुआत
संसद के किसी भी सदन, एक प्रस्ताव की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। यदि ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत, यदि ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यदि ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य, तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें, उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें। अगला पॉइंट, किंतु यदि ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत, किंतु यदि ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत राज्यसभा में होती है, नहीं लोकसभा में, किंतु यदि ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत लोकसभा में होती है, राज्यसभा वाला लिख लिया, किंतु यदि ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत लोकसभा में होती है तो कम से कम 100 सदस्यों के, तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। अगला पॉइंट, इसके बाद पीठासीन अधिकारी, इसका मतलब समझिए, अगर लोकसभा में आएगा तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा का सभापति क्या करेंगे, 3 सदस्यीय कमेटी गठित करेंगे। इसके बाद पीठासीन अधिकारी 3 सदस्यीय कमेटी, पीठासीन अधिकारी 3 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से, 3 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से आरोपों की जांच कराएंगे, आरोपों की जांच कराएंगे। अगला पॉइंट, दोनों सदनों में ऐसा प्रस्ताव, दोनों सदनों में ऐसा प्रस्ताव यदि विशेष बहुमत से, यदि विशेष बहुमत से अलग अलग पारित हो जाए, अलग अलग पारित हो जाए तो न्यायाधीश को अपना पद, तो न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना होगा, तो न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है, अभी तक हमारे किसी भी न्यायाधीश को ऐसी प्रक्रिया से हटाया नहीं गया। ठीक है, हो सकता है आपकी हटा दिया जाए, तो फिलहाल तो अभी तक तो नहीं हटाया गया। ठीक, ये चीजें आप देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हमने हटाने की प्रक्रिया देखी, तो ये प्रक्रिया अपनी बहुमत है, वो कौन सा है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत को एक बार आपको बताया था स्पेशल मेजॉरिटी, एक बार इसको बता देते विशेष बहुमत क्या होता है। देखो विशेष बहुमत में 2 चीजें देखी जाती हैं, ये क्या होता है, टोटल सदस्य संख्या का, टोटल सदस्य संख्या का बहुमत एवं प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ठीक है, ये हमारा होता है विशेष बहुमत। जिस भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की अगर बात करें तो ये दोनों बहुमत हमको प्राप्त होने चाहिए। जब हम इस वाली सदस्य संख्या की बात करेंगे, टोटल सदस्य संख्या का बहुमत, तो ये तो हमारा फिक्स रहेगा,
ये तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि टोटल जैसे हम लोकसभा की बात करते हैं, हमने मान लिया ऐसा प्रस्ताव कहाँ आया है, लोकसभा में आया है, तो लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, 543 है, ठीक है, तो ये इतनी ही रहेगी, शायद इसमें तो प्रेजेंट से मतलब ही नहीं, ये टोटल है, तो 543 का अगर बहुमत निकालें कितना आ जाएगा, 272। टोटल सदस्य संख्या का बहुमत निकालना है, तो टोटल सदस्य संख्या का बहुमत कितना हो जाएगा, 200। ये हमारा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करें, ये चेंज होता रहेगा, आज कुछ लोग हैं, कल उससे ज्यादा हो सकते हैं, परसों कम भी हो सकते हैं, तो ये वाली हमारी सदस्य संख्या क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। तो यहीं पर हम देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कब प्रस्ताव पारित होगा, कब प्रस्ताव पारित नहीं होगा। जैसे मान लिया टोटल तो हमारे 543 है, अब मान लिया कि जिस दिन इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी है उस दिन सदस्य कितने उपस्थित हैं, केवल और केवल 280, 270 मान लेते हैं। टोटल सदस्य हमारे कितने उपस्थित हैं, 270 उपस्थित हैं। 270 का 2/3 निकालो, 270 से कम हो जाएगा, ऐसे करते हैं 330 ले लेते हैं। मान लिया कि 543 में से कितने उपस्थित हैं, 330 उपस्थित हैं। 330 का जब 2/3 निकालोगे कितना आ जाएगा, 3 × 3 11 220। ये कम बढ़ हो सकता है, मान लिया आज हमने एक एग्जाम्पल देखा कि 330 उपस्थित है, हो सकता है कि उस दिन उपस्थित कितने हो जाए, 540 उपस्थित हो जाए, खाली 3 ही गायब है, 543 लोग उपस्थित हो जाए। इसका 2/3 निकालो कितना हो जाएगा, 3 × 3 18 × 54 18 × 36 360, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, ये तो हमारी सदस्य संख्या कम हो सकती है। मान लिया जिस दिन ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है उस दिन सदस्यों की संख्या प्रेजेंट कितनी है, 330। हमें प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 निकालना है। मान लिया 330 उपस्थित हैं और 330 के सबने वोट दिया है, ठीक। तो इसका हम जब 2/3 निकालेंगे कितना निकल के आएगा, 220, ठीक। अब क्या हो रहा है, प्रस्ताव पे वोटिंग हो रही है और हमें 220 ये भी चाहिए हैं और 272 ये भी चाहिए, दोनों बहुमत हमें मिलने चाहिए। अब जब प्रस्ताव पे वोटिंग हुई तो 330 लोगों में से मान लिया 250 लोगों ने उस न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में वोट दिया है और बाकी के कितने बचे, 80 लोगों ने उसको हटाने के विपक्ष में वोट दिया है, समझिए। 330 लोग उपस्थित हैं और 330 में से 250 लोगों ने कहा है कि उस न्यायाधीश को हटाना चाहिए, 80 लोग ऐसे हैं इन्होंने कहा है नहीं हटाना चाहिए, ठीक। आप बताओ ये प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये नहीं मिला है, ठीक है। ये वाला देखो बहुमत मिल गया है, 330 हमारे प्रेजेंट है, तो 330 का 2/3 निकालेंगे 220 निकल गया, तो ये वाला तो बहुमत हमें मिल गया, लेकिन ये वाला बहुमत हमें नहीं मिला, ठीक है। कब पारित माना जाता, जब कम से कम 330 में से कम 273 लोग इसके पक्ष में वोट देते, ठीक है, तब पारित मान लिया जाता। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, इस वाली सिचुएशन में ये वाला प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। दूसरी सिचुएशन हमने ये वाली ली, मान लिया लोग कितने उपस्थित हैं, 580 540, अब 540 का जब 2/3 निकालेंगे तो कितने हमको वोट मिलना चाहिए, 360 मिलना चाहिए। मान लिया 540 के 540 लोगों ने वोट दिया और इसमें से आप पता लगे कि 300 लोगों ने कह दिया कि हाँ न्यायाधीश को हटाना चाहिए, और बचे कितने, 240 ने कह दिया न्यायाधीश को नहीं हटाना चाहिए। अब बताओ हटेगा कि नहीं हटेगा, हट जाएगा, हट जाएगा, सही है, नहीं हटेगा। अब ये वाला बहुमत नहीं मिल रहा है, दोनों मिलने चाहिए, दोनों, समझे। जब तक दोनों बहुमत नहीं मिलेंगे तब तक प्रस्ताव पारित नहीं माना। केवल ये वाला ना देखो, ये फिक्स है, हम दोनों किसी ने दोनों सिचुएशन बता रहे हैं, देखो, ठीक है। दोनों जब तक बहुमत नहीं मिलेंगे तब तक प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी कितने लोग उपस्थित हैं, 540 उपस्थित हैं, तो 540 का 2/3 निकालेंगे कितना आएगा, 360 आएगा, और ये वाला तो फिक्स ही है, ये कितना है, 272। हमने बताया ये वाली संख्या चेंज होती रहेगी, ठीक है। ज्यादा है तो ये संख्या ज्यादा हो जाएगी, कम है ये संख्या कम हो जाएगी, ठीक। तो अगर ज्यादा वाला बहुमत मिल जाए, छोटा वाला तो अपने मिल जाएगा, समझिए। तो यहाँ पर 360 है, यहाँ पर 272 है, तो ये वाला बहुमत मिलना चाहिए। जैसे ये वाला बहुमत मिलेगा ये वाला बहुमत अपने मिल जाएगा। अगर ये वाली संख्या अगर इससे कम आ रही है तो ये वाला मिल जाए, तो छोटा वाला तो अपने मिल जाएगा। तो जब तक दोनों बहुमत नहीं पूरे होंगे तब तक वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ऐसा ही हुआ था, एक न्यायाधीश थे सिक्किम, नागार्जुन रेड्डी करके एक न्यायाधीश थे, आंध्र प्रदेश के थे, तो उनके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आया था
तो वो प्रस्ताव ऐसा ही था कि एक सदन से पारित हो गया, दूसरे सदन में इतना बहुमत ही नहीं मिला, तो प्रस्ताव क्या हो गया, खारिज हो गया। तो मतलब ये है कि आधा तो मिल गया लेकिन आधा नहीं मिला। तो जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं माना जाए, इसको बोलते विशेष बहुमत। हाँ कोई बात नहीं, इतने कम से कम इतने मिलने चाहिए, 359 नहीं रह जाए, 360 में 360 से ऊपर जाए कितने भी चले जाए, 360 हो जाए, 361 हो जाए, 62 हो जाए। आप मान लीजिए और इसको देख लेते हैं, मान लीजिए उपस्थित है 330, इसका 2/3 हमने निकाला था, कितना आया था, 220 आया था। तो यहाँ पर कौन सा बहुमत मिलना चाहिए, वाला 272 ही चाहे मिल जाए, तब पारित मान लिया जाएगा। इस तरीके ज्यादा वाला मिले, छोटा वाला बहुमत अपने आप हो जाएगा। इस तरीके से न्यायाधीश को उसके पद से हटा देंगे। ये हमारी हो गई सुप्रीम कोर्ट की बेसिक्स बातें। अब देखो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ। तो शपथ के बारे में मैं आपको अनुसूचियां बताई थी, अनुसूचियां बताई थी, कितनी अनुसूचियां बताई थी, टोटल 12 अनुसूचियां बताई थी। उन 12 अनुसूचियों में से एक अनुसूची में अलग अलग पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप दिया गया था। कौन से अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया था, दूसरी में, थर्ड में, थर्ड में है, सेकंड में है, बताओ, दूसरी में सही है आपका, थर्ड में। और कोई लोग बताओ, बाकी सब न्यूट्रल, ना इधर बोलेंगे ना इधर बोलेंगे। दूसरी में है, हमने बताया था कि जब कहीं नौकरी करने जाएंगे तो पहले पैसे की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद नौकरी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो नौकरी पैसे की बात करेंगे मतलब वेतन, कौन से में है, दूसरी में है। और फिर नौकरी ज्वाइन करेंगे मेरा शपथ, कौन सी में है, तीसरी में, ठीक है। पहले नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, प्राइवेट नौकरी करने जाएंगे तो पहले नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, पहले पैसा पूछेंगे, पैसा कितने दोगे, ठीक है। अगर समझ में आई तब ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने से पहले शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करने से पहले शपथ लेंगे, तो ज्वाइन करना मतलब शपथ लेना। तो जब तक पैसे की बात क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो शपथ कौन से में है, तीसरी में है। वेतन भत्ते कौन सी में है, दूसरी में। ऐसे करके बता दिए, इतनी आसानी से तभी कहीं के लिए भूल जाते हैं भाई। ऐसे करके ध्यान रखो क्लियर कि जब भी कहीं जाएंगे पहले पैसे की बात करेंगे, उसके बाद नौकरी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो दूसरी में क्या है, वेतन भत्ते, और तीसरी में क्या है, शपथ। तो यहाँ पर तीसरी अनुसूची में सभी जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ का प्रारूप दिया गया। थर्ड अनुसूची जो है इसमें हमारी क्या हो जाएगी, शपथ हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे आएगा कि न्यायाधीशों को शपथ दिलाता कौन है, तो न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। अगर भारत के राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इन्हीं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, इनको शपथ दिला देगा। जिसको चाहे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त कर दे वो लोग शपथ दिला देंगे, वरना सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति ही उपस्थित रहते हैं, न्यायाधीशों को शपथ दिला देंगे। यही चीज जब लोग राज्य में आएंगे तो राज्य के हाईकोर्ट के बारे में अगर पूछेंगे तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएंगे, राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे, ठीक। और यहाँ पे कौन हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति। देखो जब हम लोग राज्य में पहुंचेंगे तो राज्य वाला हम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राज्य वाला केवल आर्टिकल चेंज करना है। आपको ट्रिक बताई गई है कि राज्य का जितना भी केंद्र का सामान्यतः जितना भी आर्टिकल है 89 जोड़ोगे, कहाँ जाओगे, राज्य पे आ जाओगे। सब पे नहीं लगेंगे, ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ लगेंगे हम बता देंगे। 89 जोड़ के सीधे कहाँ पहुँचोगे, राज्य में पहुँचोगे। पदाधिकारी चेंज कर दो, अगर राष्ट्रपति है राज्यपाल, लोकसभा है विधानसभा, राज्यसभा है तो क्या हो जाएगी, विधानसभा, ये चेंज करना, ठीक। तो शपथ आपको ध्यान रखिए कौन सी सूची में है, तीसरी सूची में है, और भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिला, ठीक। ये पॉइंट इसी का नोट कर लो। अब उनकी शक्तियां देखते हैं, ठीक है। लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ ऐसे करके पॉइंट बना के लिख लो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब देखो आता है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, अधिकारिता मतलब शक्तियां, कौन कौन सी अधिकारिता है, शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की है। देखो अधिकारिता की अगर हम लोग बात करें तो इसकी एक अधिकारिता को हम लोग कहते हैं मूल अधिकारिता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल अधिकारिता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे ध्यान
यदि मूल अधिकारिता की बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि मूल अधिकारिता में कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं, पहला विकल्प आपको मिल जाएगा मूल अधिकार से संबंधित मुद्दे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। मूल अधिकारिता में मूल अधिकार से संबंधित मुद्दे नहीं उठाया जाता है। इसको देखते क्या है, ये तो आ जाएगी मूल अधिकारिता। दूसरी हमारी कौन सी आ जाएगी, रिट अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट की अगली अधिकारिता हमारी आ जाती है रिट अधिकारिता। इसको देखिए इसमें क्या होता है। और अगर देखें अगली, इसको बोलते हैं आर्टिकल 32, ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 131। इनके सबके आर्टिकल ध्यान रखते हैं कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या है। अगली आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता। अपील, सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय होता है, ये हमारा एक अपीलीय न्यायालय है। सामान्यतः हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, और कम केस ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वही केस क्या कहलाते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन सामान्यतः कैसे जाते हैं, अपील के माध्यम से जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता, इसके आपको आर्टिकल ध्यान देने हैं 132, 133, 134, 136। सब में अलग अलग अपीलें हैं, कौन कौन सी अपीलें कैसे कैसे करके हैं सब देखेंगे। सभी तरीके की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती, कुछ ही मामले होते हैं जब लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते, उनको देखेंगे। अपीलीय अधिकारिता के बाद अगली हमारी कौन सी आ जाती है, सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता, इसकी अगर बात करें ये आ जाएगा आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 आपको पहले बता चुके हैं, कहाँ पे बताया था, राष्ट्रपति बताया था सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, वही अधिकार था यहाँ पर। जैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, उसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। तो जो अधिकारिता उनकी है वही अधिकारिता इनकी हो जाएगी। और अगर देखें अगली सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकारिता होती है न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा करना, जुडिशियल रिव्यू। ये हमारा निकल के आता है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32। 13, 32 पढ़े हैं, 13 में क्या है, 32 में क्या है, बता दो बता के। 13 में क्या है, विधि के तुमको तो 14 है, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी मूल अधिकारों के खिलाफ हो। इसमें आपको अलग अलग हमने बताए थे, 1 13 1 13 2 13 3 ऐसे कर बताए थे। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और डेफिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है, तीनों अलग अलग बताए तीनों। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी जो संविधान बनने से पहले की विधियां, इसका एग्जांपल दिया था आईपीसी। आईपीसी कब की है, पहले से चली आ रही, कैनिंग के समय की चल रही थी। दूसरा वर्तमान में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अब कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। और यहाँ पर कानून बनाने के मतलब कानून की आपको परिभाषा बताते कौन कौन से कानून में शामिल करते हैं। ऐसी छोटा सा एक पॉइंट बता दो, संविधान संशोधन विधेयक को आर्टिकल 13 के तहत विधि की परिभाषा में शामिल किया गया है या नहीं किया गया? संविधान नहीं किया गया, बताओ। संविधान संशोधन विधेयक को 368 को आर्टिकल 13 के तहत विधि की परिभाषा में शामिल किया गया, यानी कि पहले ऐसे ये मानिए ये हमने खोला ले लिया आर्टिकल 13 और ये खोला ले लिया आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये वाला खोला, ये 13 और ये 368, ये वाला सही है या ये वाला सही है? मतलब 13 368 अलग अलग है या 368 13 के अंतर्गत ही एक विधि है? 13 समीक्षा कर सकता है। हाँ हाँ सही है। हाँ, और जैसे यहाँ पर 13 में 3 इससे बताए हैं, यहाँ पर 13 3 में आपको रूल्स रेगुलेशन अध्यादेश वगैरह ऐसे बताए थे। तो उसमें बताओ 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब ये 368 का सबसेट होगा, 13 का सबसेट होगा, सही है। नहीं मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो 300 जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, कही जाती है। लेकिन 368 के तहत ऐसी विधि बना सकते हैं क्योंकि 368 13 3 में शामिल नहीं होता है, समझे? सुप्रीम कोर्ट जज करेगा ना, जैसे नहीं ऐसे समझो, जैसे मान लिया हमारा संपत्ति का अधिकार, ऐसे हमारा कभी नहीं है नहीं है था, ठीक। हम 1978 से पहले की अगर बात करें, संपत्ति का अधिकार था हमारा, एक क्या था, एक मौलिक अधिकार था, ठीक। तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा 13(2) के तहत, 13(2) के तहत राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो संपत्ति के अधिकार को प्रभावित करता हो, सही है।
नहीं बना सकता। लेकिन संसद ने क्या किया, 368 के तहत संविधान संशोधन किया, संपत्ति का अधिकार खारिज। मौलिक अधिकार की कैटेगरी कैसे नहीं, जैसे मौलिक अधिकार यहाँ पे जैसे आपने कई केसेस पढ़े थे, ये कहा था केशवानंद भारती केस, ठीक है, है 13C, हाँ तो वो 13C के थ्रू हम उसको चैलेंज नहीं कर पा रहे। हाँ उसको चैलेंज नहीं कर पाए, लेकिन इस संविधान संशोधन विधेयक को हम लोग 13(3) की परिभाषा में शामिल नहीं करते हैं। ये एक केस आया था गोलकनाथ, और उसके बाद आया था केशवानंद भारती, और फिर एक आया था मिनर्वा मिल्स। संविधान संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर हाँ तब कर सकते हैं, हाँ तब कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है। हाँ नहीं, जैसे 32 जो है 32 है, 32 केवल। केशवानंद भारती को ये तो बताया था कि मतलब देखो क्या होता है, दो केस से समझो, एक हमारा है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, जी सर, एक आता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ये मेरे ख्याल से उस दिन आप लोग सही समझ नहीं पाते, इसको सबसे देखो, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 एक केस आया था। दूसरा कौन सा आया था, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ये दो आए थे हमारे। ये कौन सा, ये 1973 का है, ठीक है, ऐसे करके आया था। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। क्लियर, यहाँ पे कहा गया था गोलकनाथ में कि संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती, ये कहा गया था। केशवानंद भारती के केस में कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये 1973 का केस है, तभी तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। क्लियर, तो संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में चेंज कर सकते हैं, सामान्य विधि के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। तो सामान्य विधि जो हमारी होती है वो 13(3) में शामिल है, लेकिन 368 13(3) के तहत इस वाली विधि में यानी कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित विधियों में शामिल नहीं होती। तो अगर किसी भी ऐसे कानून को बनाया जाए, सामान्य कानून है, तो सामान्य कानून के माध्यम से हम लोग मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन अगर 368 के माध्यम से कोई कानून लाया गया है संविधान संशोधन, तो उसके माध्यम से हम लोग मूल अधिकारों में चेंज कर सकते हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक केशवानंद भारती और उसके मिनर्वा मिल्स में कहा था कि आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार कर, ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सारे मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, तभी तो हम लोगों ने कई बार देख रहे हैं बहुत से मौलिक अधिकार में शामिल किए हैं और बहुत से मौलिक अधिकार हटाए हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब तो उसको चेंज ही नहीं कर सकते। बहुत सारा बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा केस बाय केस दे रखा है। हाँ, तो सर ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि सारे ही मौलिक अधिकार भी में आ रहा है। ना सारे अधिकार नहीं आने, अगर सारे अधिकार आ जाए संपत्ति के अधिकार को कैसे हटा दिया, समझे? अगर सारे अधिकार आ जाएंगे तो संपत्ति के अधिकार को कैसे हटा सकते? बेसिक स्ट्रक्चर को तो चेंज कर ही नहीं सकते। 13C के थ्रू हटाया गया था कि उसको क्या कहते हैं कि जहाँ 13C और 29C के बीच में कुछ कनेक्शन करके इसको हटाया गया। एक बार फिर से देखना क्लियर कैसे करके लिखा हुआ, ठीक है, एक बार फिर से देखना कि अब क्लियर कैसे करके लिखा हुआ। फिलहाल आर्टिकल 32 को हम लोग आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसको उसी परिस्थिति से सस्पेंड करेंगे जैसा संविधान में बताया गया है, बाकी किसी परिस्थिति में इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। और इसको हटाने के लिए यानी सस्पेंड करने के लिए परिस्थितियां कौन सी बताई गई हैं? 352 बताया गया। आपका लगता है बाकी के जितने भी मौलिक अधिकार हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन साधारण विधि से नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना, साधारण विधि नहीं कर सकते, संविधान संशोधन के माध्यम से कर सकते हैं। बस अगर उस मौलिक अधिकार को चेंज करते समय किसी नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रकृति के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है, तब उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो वैसे हम इसको आराम से हटा सकते हैं, लेकिन सामान्य विधि के माध्यम से नहीं हटा सकते। ठीक, तो अभी ये 13 हमारा अलग है और 368 हमारा अलग। एक बार फिर से देखना किस तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, यही चीज आप पूरा कंक्लूड करेंगे, यही निकल के आएगा 368 13(3) में शामिल नहीं। क्योंकि उसमें आप देखेंगे अगर कई आपको केसेस मिल जाएंगे, शंकरी प्रसाद द्वारा कई केस मिल जाएंगे, उसी में देखना लास्ट में मिनर्वा मिल्स के आसपास के केसेस है, वहां पे आपको ये सारे केस मिलेंगे। तो 368 हमारा इससे अलग हो जाएगा और ये वाला हमारा इसमें शामिल है। ठीक है।
तो देखो ये हमारे इतने केसेस हम लोग देख रहे हैं अधिकार में। पहला कौन सा? मूल अधिकारिता। दूसरी कौन सी? रीट अधिकारिता। एक कौन सी? अपीलीय अधिकारिता। फिर कौन सी? सलाहकारी अधिकारिता। और ये कौन सी आ जाती है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से निकल के आती है? 13 और 32। यहाँ पे 226 शामिल नहीं कर रहा है, क्योंकि 226 में किसका है समीक्षा? वो हाईकोर्ट की है। 226 की बात करेंगे तो हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे, 32 की बात करेंगे तो किसकी बात आ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाएगी। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं, ये सब हमारे में क्या क्या है। पहला हमारा एक आ जाता है मूल अधिकारिता। देखो मूल अधिकारिता की बात करें, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में कहा गया है ऐसे सभी मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अन्य किसी भी हाई कोर्ट वगैरह में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसे मामलों को कौन से अनुच्छेद के तहत लेके जाते हैं? आर्टिकल 131 के तहत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, संविधान के सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता। कैसे सभी मामले जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बीच में किसी भी न्यायालय में नहीं जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? मूल अधिकारिता कहेंगे। अब ऐसे कौन कौन से मामले हो सकते हैं? जैसे मान लिया एक तरफ है सेंटर और दूसरी तरफ हमारा क्या हो गया? स्टेट। अगर केंद्र और राज्य के बीच अगर किसी भी तरीके का कोई विवाद है तो ऐसा मामला किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, ऐसा मामला डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक। दूसरी बात, मान लिया एक तरफ स्टेट है और दूसरी तरफ भी कौन हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच किसी तरीके का विवाद है, उत्तर प्रदेश करना इलाहाबाद हाईकोर्ट में आओ, उत्तराखंड करना देहरादून हाईकोर्ट में आओ, तो दिक्कत हो जाएगी? हो जाए तो करना कहीं नहीं जाओ, हमारे पास आओ। तो सीधे कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो केंद्र राज्य का विवाद हो, राज्य राज्य का विवाद हो, और हो सकता है कि एक तरफ स्टेट और दूसरी तरफ सेंटर और स्टेट, ये हो, एक तरफ स्टेट है और दूसरी तरफ सेंटर है और कुछ स्टेट शामिल है। मतलब कहीं पर भी अगर केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कोई भी मामला है तो ऐसा मामला किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आर्टिकल 131 के तहत जाएगा। इसको क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता कहते हैं। ये चीज हो रही थी, जैसे हम लोग ट्रिब्यूनल्स पढ़ते हैं तो ट्रिब्यूनल्स में हम लोगों ने दो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे आगे आएगा। एक होता है कैट, दूसरा कौन सा था? सेट। ये शायद थोड़ा सा आया था, किसी ने नहीं आया? थोड़ा सा है। हाँ, 323 का 323 ए या 323 का, इसमें हमारे बताए गए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो जब ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे तो इनमें ये कहा गया था कि कैट और सेट के डिसीजंस के खिलाफ अपील कहाँ की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। ऐसी अपील कहीं भी हाई कोर्ट में नहीं की जाएगी। ठीक, तो हाई कोर्ट की अपील लेने की अधिकारिता कम हो रही है। ठीक, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, तो हाई इनके निर्णयों के खिलाफ अपील कहाँ होती है? अब हाई कोर्ट में। ठीक है, जब बने थे तब इनके निर्णयों के खिलाफ अपील कहाँ करने की बात कही थी? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब इनके निर्णयों के खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में कर सकते हैं, पहले नहीं। ठीक, तो इनके निर्णयों के खिलाफ अपील जब हाई कोर्ट में कर सकते हैं तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में इनको शामिल करते हैं कि अगर कहीं पर केंद्र और राज्य के किसी भी तरीके का कोई विवाद है तो ऐसे सभी मामले डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऐसे मामले किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। ठीक, क्लियर? इसको ऐसे करके बता दो। ये निकालो मूल अधिकारिता, पहले मेन ये निकालो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, और तो पहले लिखो मूल अधिकारिता या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। मूल अधिकारिता या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसको लिखो पहला पॉइंट। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ऐसे सभी मामले, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ऐसे सभी मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की
मूल अधिकारिता कहा जाता है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो, कौन कौन से ऐसे मामले होते हैं। केंद्र राज्य विवाद, केंद्र राज्य विवाद या राज्यों के आपसी विवाद। तो एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ राज्य, ऐसे कई विवाद होते ही हैं। टैक्स वैक्स से रिलेटेड कोई विवाद हो सकता है, तो ऐसे मामले कहाँ पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट। या फिर राज्यों के आपस में किसी तरीके के विवाद हैं, तब भी कहाँ पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे मामले किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, इनको आर्टिकल 131 के तहत इसको क्या कहते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। अगली जो हमारी कौन सी आ जाती है, रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता हम लोगों को पहले भी बता चुके हैं, और रिट अधिकारिता आपको बता देना कि रिट अधिकारिता जैसे जैसे बताओगे वैसे वैसे बताते रहेंगे। रिट अधिकारिता में क्या क्या बताए ना, मूल अधिकार पढ़े तो बता रहे थे, तो आप बता दो रिट अधिकारिता क्या होगा। देखो, जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का, जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों को लागू करने की गारंटी दी जाती है। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। आपको बताया गया था कि मूल अधिकारों की गारंटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। गारंटी कैसे सुनिश्चित करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हैं जब उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। ठीक, मूल अधिकारों की मतलब है आर्टिकल 14 से 32 तक किसी भी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मूल अधिकारों का पूरा भाग तो 12 से 35 तक है, लेकिन जहां से जहां तक हमारे अधिकार है वो कौन से हैं, 14 से 32 तक है। 32 के बाद 3 आर्टिकल बताए थे, इनको एक बार बता दो क्या क्या है। 33, 34, 35 में क्या क्या है, 33 में क्या है, हाँ उनके मौलिक अधिकार सीमित है। चाहे माने कोई मिलिट्री में है या कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, बताया था सियाचिन का एग्जांपल आपको दिया था। तो इनके मौलिक अधिकार क्या रहते हैं, सीमित। आर्टिकल 33 के तहत। 34 में जहाँ पर मार्शल लॉ लागू हो, सैन्य विधि लागू, वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकार प्रभावित रहेंगे। 33 में क्या है, 33 में वहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी प्रभावित रहेंगे, और 34 में आम जनता से प्रभावित रहेंगे जहाँ पर सैन्य विधि लागू, और 35 में विधि बनाने की शक्ति किसको दी गई, संसद को दी गई। तो यहाँ पर 14 से 32 तक के अगर किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और देखो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है। पहली कौन सी है बताओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बिना कॉपी में देके बताना, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। दूसरी कौन सी हो जाती है हमारी, परमादेश, क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, कौन सी बताइए, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन करो, इसी ले लेंगे प्रोहिबिशन। पहले इसको बता दो अंग्रेजी इसको क्या कहते हैं, मैंडेमस, इसको कहते हैं परमादेश को मैंडेमस। ये हमने ले ली प्रोहिबिशन, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अधिकार प्रतिषेध, प्रतिषेध कहते हैं। ये कौन सी है, ये प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन। चौथी बताओ, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरसेररी, सरसेररी, ठीक है। ये हमारी हो जाती है उत्प्रेषण। एक और बची हुई 5वीं कौन सी है, अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा, को वारंटो, कहते हैं को वारंटो। ऐसे करके ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये बता दो कौन कौन सी रिट कब कब जारी की जाएगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कब जारी की है, जैसे मान लिया हम सिचुएशन बता रहे, बताओ उस सिचुएशन में वाली रिट जारी करेंगे कि नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने पास नहीं रख सकती, ठीक है, पढ़ा है। तो मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया और क्राइम करने के बाद उसको पुलिस पकड़ के लेके चली गई, और उसके बाद उसका चालान कर दिया, वो चालान वगैरह करते हैं, और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है 14 दिन के लिए सुप्रीम मतलब जेल में, ठीक है। बाद में मुकदमा चलेगा, पता लगा 14 दिन के लिए उसको जेल में भेज दिया गया है। अब बताओ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी हो सकती है कि नहीं हो सकती, मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट के 24 घंटे हो गए करना है। अगर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट ने प्रस्तुत करके मजिस्ट्रेट ने भेजा है तो नहीं हो सकता।
तो आप बताइए 14 दिन के लिए इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब हमें नहीं पता मजिस्ट्रेट के सामने भेजा या नहीं भेजा, आप सिचुएशन बताओ। हैं? हो सकती है, कभी जाता ना जब मजिस्ट्रेट के हमें क्या पता, हमें नहीं पता, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया होगा कि नहीं किया गया होगा? किया गया, मतलब ये क्या किया गया होगा या नहीं, किया ही गया होगा, किया गया होगा तभी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तभी तो उसको भेजा गया कस्टडी में। भाई पुलिस अपने आप थोड़ी भेज सकते उसको जुडिशियल कस्टडी में, कौन भेजेगा? इसको न्यायाधीश भेजेगा, मजिस्ट्रेट भेजेगा, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया होगा, मजिस्ट्रेट ने इसको 14 दिन की रिमांड पे भेज दिया। ठीक इस तरीके, तो ऐसी सिचुएशन में उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट जारी नहीं कर सकते। दूसरी सिचुएशन बताओ, जैसे मान लिया हम हैं, ठीक है, हमने अपने किसी मित्र से मैंने पैसे उधार ले रखे थे, ठीक है, किसी से पैसे उधार लिए और पता लगे आज आ रहे थे यहाँ पढ़ाने के लिए, उनने रोक दिया कि ना पैसे दे उसके बाद जाने देंगे, और रोक दिया, बंद कर दिया घर में घर से निकलने नहीं रहे। अब घर वाले हमारे समझ रहे अच्छा पढ़ाने के लिए गए हुए हैं, अब वो घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे, बंद करके रख दिया उन्होंने। इंतजार करते करते उन्होंने देख लिया कि समय ज़्यादा निकल गया, नहीं पहुँचे, फ़ोन किया, तब उन्हें बताया कि हाँ ऐसी ऐसी जगह पे हमें बंदी बना के रखा गया है। ठीक है, अब बताओ हमारे फेवर में हमारे घर वाले या कोई और व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चले जाएंगे नहीं, ये तो पर्सन के खिलाफ होती है, ये मौलिक अधिकार तो हमारे ही हैं। मौलिक ये तो आम लोगों के लिए ही तो है मौलिक अधिकार, तो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तभी तो जाएंगे। ये मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने का अधिकार प्रभावित हो गया कि नहीं हो गया? आजीविका का अधिकार, यहाँ आए लोग क्लास छूट गई, ठीक है, आदेश किसे देगा? वो बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति को आदेश नहीं दे सकता है, अरे तो अलग क्राइम होगा ना, उसको भी दे सकता है। ये निजी व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति दोनों के लिए है, बंदी प्रत्यक्षीकरण दोनों के लिए होती है। देखो सरकारी आदेश किसके, सरकारी किसके लिए? परमादेश अधिकार रक्षा, ये सरकारी, और ये न्यायपालिका के लिए, ये तो सबके लिए है भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण सबके लिए है। हाँ तो वही तो करे, वो तो हमें इलीगली बंदी बनाया गया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति मतलब हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा क्या? ऐसी सिचुएशन में बताओ, जैसे मान लीजिए अच्छा ऐसे समझो मैंने यहाँ से पढ़ा के जा रहे हैं, यहाँ से मतलब प्रदीप भैया ने बंदी बना के रख दिया, ठीक है, तब सोचो कि ये तो सरकारी सिस्टम है, तब इनके खिलाफ जा सकते कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ठीक, उधर से आ रहे हैं तो हमें किसी ने बंदी बना के रख लिया तो नहीं जा सकते क्या? किसी नहीं जाएंगे, दोनों सिचुएशन में जा सकते हैं। ये प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए होता है, समझ गए? हैबियस कॉर्पस दोनों के लिए होता है, यहाँ पे चाहे निजी व्यक्ति हो चाहे सरकारी व्यक्ति, उसने इलीगल बना के रखा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कई बार देखा होगा, और आपको एक बहुत बढ़िया इससे क्या एग्जाम्पल बता दें, ऐसा सामान्यतः लव मैरिज में देखा जाता है। ठीक है, लव मैरिज में कई बार ऐसा होता है, हमारे एक मित्र हैं उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो हाई कोर्ट गए थे, ठीक है, मतलब वो प्रतिबंध लगा दिए गए थे, घर से मिलने पर प्रतिबंध, तो ऐसी सिचुएशन वो व्यक्ति हाई कोर्ट पहुंच के ये सब सिस्टम हो, तो ये निजी व्यक्ति के खिलाफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है भाई, मौलिक अधिकारों को मेरे उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मौलिक अधिकार ये वाली रिट किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जारी कर सकते हैं, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो। ठीक, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन लीगली है तो नहीं जा सकते। जैसे मान लिया थाने में हमको बिठा के रखा हुआ है और 24 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ, तब नहीं जा सकते। समझे? वो तो हमें इलीगली बंदी बना के रखा हुआ है भाई, हमने उससे पैसे उधार लिए, तो अगर हमें लौटाने हैं तो उसके लिए हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा जाके और उस हिसाब से पैसे वसूल करें। ऐसा थोड़ी लोग हाथ पर बांध के ऐसे करके बंद करके रख लिया, ये तो इलीगल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान रखना है, ये दोनों सिचुएशन में जारी कर सकते हैं, निजी और प्राइवेट दोनों के खिलाफ। और ध्यान रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए जरूरी नहीं है वही व्यक्ति उपस्थित हो जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन। हम तो बंदिए हैं, ठीक है, तो हमारे फेवर में कौन जाएगा? कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा। ठीक है जी, और ध्यान रखना है, ये एक ऐसी रिट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट ऐसी है कि जैसे मान लिया हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हाई कोर्ट गए थे, ठीक है, और हाई कोर्ट ने हमारी रिट को खारिज कर दिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से किसी के लिए हम पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट फिर वहां जाने पर प्रतिबंध लग जाएगा। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए हम दोनों में एक साथ दोनों जगह जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अधिकारिता कैसी है? बराबर है इस मामले में। ठीक, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारी प्राइवेट
और सरकारी दोनों के खिलाफ जारी कर सकते हैं, और इलीगली होना चाहिए। अगर लीगल बंदी बना के रखा गया तो नहीं जा सकते। ये 14 दिन की रिमांड है, ये तो लीगल है, ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति कोई सजा याफ्ता व्यक्ति है, 7 साल की सजा हो गई, घर वाले कर रहे 7 साल 24 घंटा ज्यादा हो जाएंगे, अभी जा रहे सुप्रीम कोर्ट में, जा सकते क्या? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। लेकिन अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना के रखा हुआ है तब जा सकते हैं, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हैबियस कॉर्पस इसी सिचुएशन में जारी करेंगे। हमारे घर वाले पूरे उस व्यक्ति के खिलाफ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ एक रिट जारी करेगा, कौन सी? हैबियस कॉर्पस की, कि बंदी को यानी कि हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करो, हम पैसे दिलाएंगे, ऐसा थोड़ी बंदी बनाया जाए, ठीक है। ये चीज दूसरी कौन सी है? परमादेश मैंडेबस कब जारी करते हैं? कार्य करने से मना करते हैं। कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, ये सरकारी आदमी के खिलाफ है, कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अगर अपना कार्य करने से मना कर दे तो ऐसी सिचुएशन में उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी करेंगे? परमादेश जारी करेंगे। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल दे दें, मान लिया आप लोगों ने बीटीसी किया है, प्राथमिक शिक्षा के हमारे मौलिक अधिकार की, मान लिया आप लोगों में से किसी व्यक्ति ने बीटीसी का कोर्स किया हुआ है, और बीटीसी कोर्स करने के बाद आप लोग प्राइमरी में अध्यापक बने हुए हैं, प्राइमरी में अध्यापक भी बने हुए हैं, और साथ में तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर आईएएस बन गए तो मास्टर छोड़ देंगे, ठीक है। तो प्राइमरी में मान लिया टीचर है, प्राइमरी में टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक। अब मान लिया कि पढ़ाना जरूरी है, बच्चे का अधिकार प्रभावित होगा, ये नहीं पढ़ा है, आप पता लगे पढ़ाते नहीं, जाते हैं बस इधर उधर टाइम पास करते हैं, पढ़ाते नहीं, तो बच्चे का शिक्षा का अधिकार क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है उस बच्चे के अधिकार के संरक्षण के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ कौन सी रिट जारी करेगा? परमादेश। ये तो सिचुएशन ये। दूसरा मान लिया कि आप सरकारी में नहीं पढ़ाते हैं, आप क्या है, आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, मान लिया लिटिल एंजल तो साथ बड़ा है, ठीक है, छोटे से किसी प्राइवेट स्कूल, मान लीजिए शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं, आप किसमें पढ़ाते हैं? शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं। तो शिशु मंदिर में अगर पढ़ाते हैं, ये सरकारी पद है या प्राइवेट पद है? ये प्राइवेट पद है, अब नहीं जा सकते, ठीक है। ये सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जा सकते हैं। ये वाला हमारा तभी जाएंगे जब किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर नहीं तो नहीं जा सकते, ठीक। तीसरी, ये दो हमारी एक साथ देख लेते हैं, ये कौन सी है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। सर कोई जैसे ये अभ्युदय योजना के तहत सब चल रहा है मामला, हाँ, अगर आप ना पढ़ाएं तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते? तो आपका ये वाला अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार इनडायरेक्टली प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्टली आप आर्टिकल 21 के तहत इनडायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। इस वाले आर्टिकल के तहत नहीं जा सकते क्योंकि 6 से 14 वर्ष वाला नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्टली आर्टिकल 21 के तहत जा सकते हैं, क्योंकि पता लगे सबसे कह रखा है कि अब तो अभ्युदय कोचिंग ज्वाइन कर ली है, अब तो इस बार तो पीसीएस पक्का, ठीक, सबसे कह रखा है, और पता लगे यहाँ पे आ रहा है, हम पढ़ा ही नहीं रहे, ठीक। तो अब घर पे जाके क्या कहें, तो बेइज्जती लगेगी नहीं लगेगी। तो ऐसी सिचुएशन आर्टिकल 21 के तहत जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे कई अधिकार हैं, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में इस वाले आर्टिकल के तहत नहीं जा सकते, ठीक है, आराम से जा सकते हैं, लेकिन इसके तहत नहीं जाके आर्टिकल 21 के तहत जाके ना। अगर किसी तरीके का मन में अगर कोई आ रहा है तो आराम पूछो, किसी ना किसी का इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से उसका सोल्यूशन निकलेगा, निकलेगा। ये वाली दोनों अगर बात करें, ये किसके खिलाफ लाई जाती है? लोअर जुडिशरी के खिलाफ लाई जाती है, न्यायालय के खिलाफ लाई जाती है। कब लाई जाती है? जब कोई न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर, जब कोई अधीनस्थ न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करती है, तब कौन सी रिट जारी करेंगे? प्रोहिबिशन या फिर सर्सेलरी। अब ये आप बता दो कि सर्सेलरी कब जारी करेंगे, प्रोहिबिशन कब जारी करेंगे। जैसे मान लिया कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, अब वो मुकदमा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए कोई नाबालिग का केस चल रहा है, ठीक है, अब वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में चल रहा है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता नहीं, किशोर कोर्ट में चलना चाहिए। ऐसे में वो मुकदमा भी चल रहा है, निर्णय नहीं आया है, कौन सी रिट जारी करेगा? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। और अगर डिसीजन आ गया है तो शर्त, ठीक है, मतलब प्रक्रिया चल रही है तो प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा, कौन से माध्यम से? प्रतिषेध के माध्यम से। और डिसीजन आया है तो डिसीजन को खारिज कर दिया जाएगा, किसके माध्यम से? सर्सेलरी के माध्यम से। और उसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाएगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, किसको? न्यायालय में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अधिकार प्रच्छा ये कब जारी करते हैं? को वारंटो, यानी कि अधिकार प्रच्छा, अधिकार पूछना, ठीक है, अधिकार प्रच्छा को अधिकार पूछना। क्या अधिकार पूछना कब जारी करते हैं? अधिकार प्रच्छा के रिपोर्ट किसी ने इलीगल तरीके से
किसी ने इलीगल तरीके से अगर किसी सार्वजनिक पद को धारण किया हुआ है तो ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ कौन सी रिट जारी करवाएंगे? अधिकार रक्षा। क्योंकि इन्होंने अगर ये पद धारण कर रखा है तो इनके पद की वजह से हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के पद उसको ना मिले। जब नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है उसका आजीविका का अधिकार क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जब भी हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमको संरक्षण देने से मना नहीं कर सकता। क्यों मना नहीं कर सकता? हम कह रहे हैं आर्टिकल 32 के तहत जब भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि ना अभी बहुत ज्यादा मुकदमे बाद में हो। ऐसा कर सकते क्या? मौलिक अधिकार। आर्टिकल 32 क्या है? ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास पैसा नहीं अरे मान जाओ इसके लिए नहीं गए, मानना पड़ेगा क्योंकि 32 क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया। तो 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा, लेकिन 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट मना कर सकता है क्योंकि 226 हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है रिट अधिकार का। नोट कर लो इसको, डिटेल में लिखी हुई पहले से ही है, डिटेल में लिखी हुई है, इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है, नहीं लिखा है, लिख लो रिट अधिकारिता लिख लो। डिटेल में वहां पे पढ़ लेना, ठीक है, डिटेल में दोबारा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। लिखो रिट अधिकारिता अनुच्छेद 32, रिट अधिकारिता अनुच्छेद 32, इसमें लिखो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस। नंबर 2 परमादेश, मैंडेमस, परमादेश या मैंडेमस। तीसरी को प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, चौथी देखो उत्प्रेषण, सर्चरी, ऐसे। पांचवी देखो अधिकार रक्षा, को वारंटो, ये आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता। इसके बाद देखो अगली आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता। कैसे कैसे करके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और कैसे कैसे करके सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो बस सभी मामलों में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं और जिस मामलों में अपील करेंगे उसको देखेंगे। 4 आर्टिकल हमारे किससे संबंधित हैं? अपील से संबंधित है, यानी कि 4 प्रकार की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती हैं और सब अपीलें हमारी अलग अलग होती हैं। जैसे मान लिया अगर किसी संवैधानिक मामलों की अपील होनी है तो इसके तहत जाएंगे, किसी सिविल मामले की अपील होनी है तो इसके तहत जाएंगे और किसी क्रिमिनल मामले की अपील होनी है तो 34 के तहत जाएंगे, 134। और बाकी जो स्पेशल मामलों की अपीलें होती हैं वो इसके तहत जाएंगे 136। तो इनको हम बाद में देखेंगे, पहले मेन हम ये वाला देख लेते हैं 134। ठीक है, क्रिमिनल मामलों की अपील आगे सामान्यतः इसी क्वेश्चन बनता है, क्रिमिनल मामलों पे इन पे क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन देख लेंगे। फिलहाल 134 वाला अपील मामलों में सबसे खास है। तो देखो 134 की अगर बात करें तो 134 में क्या है? इसमें कहा है क्रिमिनल मामलों की अपील, क्रिमिनल मामलों की अपील कि कौन से ऐसे मामले होते हैं क्रिमिनल संबंधित जहां पर अपील हम लोग हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो वो अपील कैसे करके चलती है? जैसे किसी भी क्रिमिनल केस की शुरुआत चाहे छोटा सा केस हो चाहे बड़ा सा केस हो,
कितना भी कैसा भी केस क्यों ना हो, उस क्रिमिनल मामले की शुरुआत कहाँ से होती है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। चलो तो ये कहीं न्यायालय होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय। आपको बताया था कि जब वही न्यायाधीश किसी सिविल मामले की सुनवाई करेगा तब उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, ठीक है। और जब वही न्यायाधीश किसी क्रिमिनल मामले की सुनवाई करेगा तब उसको क्या बोलेंगे? सेशन जज बोलेंगे, ठीक है। न्यायाधीश एक ही है, जिला जज जिसको कहते हैं। जिला जज हमारे जब सिविल मामले की सुनवाई करेंगे तो जिला जज कहलाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जब क्रिमिनल केस की शुरुआत करेंगे तो सत्र न्यायाधीश कहलाएंगे, सेशन जज कहलाएंगे। किसी भी क्रिमिनल केस की शुरुआत यहीं से ही होती है, ना इससे नीचे जाएगा ना इससे ऊपर जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा केस क्यों ना हुआ हो। यहाँ से अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी, और हाई कोर्ट से अपील कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के बाद अपील नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट पर याचिका होती है। याचिका कहाँ जा सकती है? या तो राज्यपाल के पास, राज्यपाल, और या फिर राष्ट्रपति, या तो राज्यपाल के पास जाएगी या फिर राष्ट्रपति के पास। दोनों को जरा आर्टिकल बता दो, राष्ट्रपति के पास कौन से आर्टिकल के तहत जाएंगे? 72 के तहत। और राज्यपाल तो भी आया ही नहीं भी है, नवासी जोड़ दो, ठीक है, बता दीजिए इसमें नवासी जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? 161। वरना सोचो कि राज्यपाल भाई पढ़ाई नहीं, राज्यपाल में क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है। इसमें 89 जोड़ो, 72 में 89 जोड़ो, कितने आ जाएंगे? 161। राज्यपाल की समाधान शक्तियां, ठीक है। अभी आगे तो आ ही जाएंगे फिलहाल, लेकिन बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखो, सामान्यतः इस आर्टिकल में क्या करो? 89 जोड़ दो, राज्यपाल। सब में ना लगाना, ठीक है, सब में नहीं लगेंगे, लेकिन लगभग ज्यादातर आर्टिकल्स में आपकी ये ट्रिक काम कर जाएगा। तो यहाँ से कहाँ पहुंचेगा? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कहाँ पहुंचेगा? सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे या तो राज्यपाल के पास या फिर राष्ट्रपति के पास। कुछ मामले राज्यपाल के पास जा सकते हैं और कुछ मामले राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, इस तरीके से। अब मान लिया किसी मामले में हाई कोर्ट ने कोई सजा दी है, तो जरूरी नहीं है कि उस मामले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की ही जाएगी। सजा भुगतनी भी पड़ सकती है और अपील कर भी सकते। कब करेंगे अपील? किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल मामला है तो वहां पर हाई कोर्ट में अपील दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के साथ, हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के साथ। तो हमने आपको बताया था एक एक्ट आया था आर्टिकल 17 जब बताया था, वहां पे आता है SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, बताया था। तो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में वो एक्ट, बाकी कुछ एक्ट जैसे SC ST एट्रोसिटीज एक्ट हो गया, या आर्टिकल उसकी IPC की धारा CRPC की 498A दहेज हत्या वाली की। तो कुछ ऐसे होते हैं उनका सिस्टम दूसरे मामलों से, दूसरे कानून से एकदम अलग होता है। जैसे कि इस वाले मामले में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में न्यायपालिका क्या मान के चलती है? कि क्राइम हुआ है, बताया ना, कि न्यायपालिका ये मान के चलेगी कि क्राइम हुआ है। ये साबित करके दिखाओ कि हमने क्राइम नहीं किया है, तो क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन बाकी के मामलों में न्यायपालिका ये मान के चलती है कि क्राइम नहीं हुआ है। तो जब भी हाई कोर्ट या जिला कोर्ट में कोई मामला जा रहा है, अगर वहां पे आरोप साबित नहीं हो पाते हैं तो बोला जाता है बाइज्जत बरी कर दिया गया, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं मिले, इस कारण उस व्यक्ति पर मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं हुई, मुकदमा हमारा क्या हो गया? खारिज हो गया। ऐसी सिचुएशन हाई कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट ने किसी मामले की सुनवाई करी, लेकिन हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डिसीजन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हाई कोर्ट किस पे काम करेगा? हाई कोर्ट साक्ष्य पे काम करेगा, जो उनके पास साक्ष्य है उन्हीं पे काम करेगा। हाई कोर्ट को ये लग रहा है कि साक्ष्य हमारे सामने पर्याप्त आ नहीं पाए, अगर और साक्ष्य आ जाते तो डिसीजन में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा आ जाती। तो हाई कोर्ट कई बार ऐसा कर सकता है कि हाई कोर्ट सजा सुनाने के साथ ही उस व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट दे सकता है, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा पकड़ा देगा कि आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करा सकते हो, ठीक। दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है सर्टिफिकेट के बिना, सर्टिफिकेट के बिना। तो अगर उस व्यक्ति को हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है तो चाहे कैसी भी सजा हो, चाहे 1 दिन की सजा हो, चाहे मृत्युदंड की सजा हो, कोई भी सजा हो, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। कब? जब हाई कोर्ट ने उसको सर्टिफिकेट दिया है,
अगर हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया तब उसको सोचना ही नहीं है कि 1 दिन की सजा हुई हो चाहे मृत्युदंड की सजा हुई हो, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अनिवार्य नहीं उसको करना ही करना है, उसका मन, अगर वो अगर मूवी के सलमान खान की तरह बन जाए नहीं फांसी लटका दूं, ठीक है, तब तो बात अलग है। अब अगर वो करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील विशेष परिस्थितियों में ही कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में अपील सर्टिफिकेट के बिना कब करेगा? जैसे मान लीजिए 2 परिस्थितियां हो सकती हैं जब वह बिना सर्टिफिकेट के भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। जैसे मान लिया कोई मामला यहाँ सेशन कोर्ट में चल रहा है, सेशन कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, अभी तक सेशन कोर्ट ने उस मामले पर किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं दिया है, केवल यहाँ पर मामला चल रहा है और इस मामले को हाईकोर्ट ने अपने पास बुला लिया। ये जितने भी न्यायालय होते हैं ये सब हाईकोर्ट के सुपरिंटेंडेंस में कार्य करते हैं, ये सब हाईकोर्ट जो होता है इनका सुपरिंटेंडेंट होता है, तो ये इनको निर्देश देने का अधिकार रखते हैं हाईकोर्ट। तो सेशन कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, उस मामले में अभी तक किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, इस मामले को हाईकोर्ट ने अपने पास बुला लिया और उस व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई। ठीक है, सेशन कोर्ट ने नहीं सुनाई थी, सेशन कोर्ट में मामला चल रहा है, उस मामले को हाईकोर्ट ने अपने पास बुलाया और हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष या फिर उम्र कैद की सजा सुना दी और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है, तो ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, चाहे सर्टिफिकेट दिया हो या ना दिया हो। लेकिन दूसरी सिचुएशन एक और होती है, दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को निर्दोष करार दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मुकदमा चल रहा है, उस व्यक्ति को निर्दोष साबित कर दिया कि इस व्यक्ति का कोई भी आरोप साबित नहीं होता है, ये निर्दोष है, ये निर्दोष साबित हो गया, तो इसको निर्दोष साबित करने के बाद दूसरे व्यक्ति ने अपील कर दी। कौन अपील करेगा? जो पीड़ित व्यक्ति है। अब ये थोड़ी अपील करेगा हमें निर्दोष साबित कर दिया, हमें तो सजा दो, हाईकोर्ट में अपील करेंगे, ये काहे हो जाएगा? ये थोड़ी जाएगा। जो पीड़ित व्यक्ति है वो चला जाएगा इस मामले के खिलाफ अपील लेकर कहाँ? हाईकोर्ट। जब हाईकोर्ट में अपील पहुंची तो हाईकोर्ट ने इस व्यक्ति को जिसको निर्दोष साबित किया था, इसको कम से कम 10 वर्ष या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई। ठीक, ऐसी सिचुएशन में अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक, अब एक एग्जैक्ट वैसे केस स्टडी टाइप का समझ के बता दो, आप लोग बता दो। जैसे मान लिया हाई कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई हो रही थी और हाईकोर्ट में किसी मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को 12 वर्ष की सजा सुना दी और एक सर्टिफिकेट भी पकड़ा दिया। आप बताओ वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। ठीक है, बता चुके सर्टिफिकेट पकड़ा दिया तो चाहे कैसी भी सजा हो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरी सिचुएशन बताओ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को, यहाँ पे सुनवाई चल रही थी और उस व्यक्ति को 8 वर्ष की सजा सुनाई है और 8 वर्ष की सजा सुनाने के बाद इसने अपील कहाँ कर दी? हाईकोर्ट में अपील कर दी। हाईकोर्ट ने इस व्यक्ति के 8 वर्ष की सजा को बरकरार रखा। आप बताओ ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, अभी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा क्योंकि सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, इनने 8 वर्ष की सजा सुनाई है और इसके बाद अपील कहाँ पहुंची? हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने 8 वर्ष की सजा को बरकरार रखा, अब ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। केवल 2 ही सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या तो यहाँ पे डिसीजन नहीं हुआ है और हाईकोर्ट ने अपने पास बुलाया और कम से कम 10 वर्ष की सजा सुना दी या उम्र कैद की सजा सुना दी, अब जाएगा। ठीक है, अब मामला कहाँ पहुंचेगा? अब मामला पहुंचेगा या फिर सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को निर्दोष साबित दे दिया और उसके बाद वो मामला कहाँ पहुंचा? हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने कम से कम 10 वर्ष या उम्र कैद की सजा सुना दी, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। बाकी किसी भी परिस्थिति में ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ये बात क्लियर है इतनी? बाकी अगर मृत्युदंड वगैरह वाला कॉन्सेप्ट है तो वो तो चलता ही चलता रहेगा, वो कहाँ तक चला जाएगा? वो राष्ट्रपति तक चला जाएगा। ये हमारी हो जाती है क्रिमिनल मामलों की अपील। इनके अलावा अगर किसी भी तरीके का कोई मामला है तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के तौर पे नहीं जाएगा। क्लियर? फिर चलो क्रिमिनल मामलों की अपील, ये 32-33 बात में कराएंगे, पहले 134 क्रिमिनल मामलों की अपील।
क्रिमिनल मामलों की अपीलें, यानी आपराधिक मामलों की अपीलें। आर्टिकल 134, आर्टिकल 134 इसमें देखो पहला पॉइंट, हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ, हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील, हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दो प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती है। नंबर एक, हाईकोर्ट के सर्टिफिकेट के साथ, नंबर एक, हाईकोर्ट के सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के साथ। नंबर दो, हाईकोर्ट के प्रमाण पत्र के बिना, हाईकोर्ट के प्रमाण पत्र के बिना। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि हाईकोर्ट ने सजा सुनाते समय, यदि हाईकोर्ट ने सजा सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट में अपील, यदि हाईकोर्ट ने सजा सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का प्रमाण पत्र नहीं दिया है, प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तो केवल दो परिस्थितियों में ही, तो केवल दो परिस्थितियों में ही सुप्रीम कोर्ट में अपील, केवल दो परिस्थितियों में ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, केवल दो परिस्थितियों में ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। नंबर एक, यदि जिला एवं सत्र न्यायालय में, यदि जिला एवं सत्र न्यायालय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में लंबित, यानी कि पेंडिंग, ऐसा करें लंबित, यदि जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबित किसी मामले को, लंबित मतलब पेंडिंग, लंबित किसी मामले को हाईकोर्ट ने अपने पास बुलाया हो, हाईकोर्ट ने अपने पास बुलाया हो और आरोपी को कम से कम 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष या मृत्यु दंड की सजा, कम से कम 10 वर्ष या मृत्यु दंड की सजा, नहीं उम्र कैद, कम से कम 10 वर्ष या उम्र कैद की सजा सुनाई हो। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो गई कि यहाँ पर मामला भी पेंडिंग में है, अभी डिसीजन नहीं आया है, हाईकोर्ट ने अपने पास बुलाया और उस व्यक्ति को या तो 10 वर्ष या फिर उम्र कैद की सजा सुना दी, तब वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर सेशन कोर्ट में मामला पेंडिंग है,
हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया और 9 वर्ष की सजा सुनाई है तो नहीं जा सकते, ठीक है। कम से कम 10 वर्ष की सजा सुनाई है तभी जा सकते, 10 से अगर कम है तो सजा पूरी करनी पड़ेगी, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। ठीक, दूसरी सिचुएशन लिखो, पहली ये हो गई, दूसरी लिखो, यदि जिला एवं सत्र न्यायालय ने, यदि जिला एवं सत्र न्यायालय ने किसी मामले में, यदि जिला एवं सत्र न्यायालय ने किसी मामले में आरोपी को, किसी मामले में आरोपी को निर्दोष, किसी मामले में आरोपी को निर्दोष करार दिया हो, निर्दोष मान लिया हो, ठीक है, निर्दोष मान लिया हो, और अपील के दौरान, और अपील के दौरान हाईकोर्ट ने, और अपील के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपी को, और अपील के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपी को कम से कम 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष या उम्र कैद की सजा सुनाई हो, या उम्र कैद की सजा सुनाई हो, तो वह व्यक्ति, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। तो दो ही सिचुएशन हो सकते हैं, सर्टिफिकेट अगर दिया है तो हर सिचुएशन में जा सकता है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो केवल 2 सिचुएशन होगी, मतलब सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को निर्दोष साबित करार दे दिया और हाई कोर्ट ने उसको कम से कम 10 वर्ष या उम्र कैद की सजा सुना दी, अब चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। या फिर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया और उसको 10 वर्ष या उम्र कैद की सजा सुना दी, अभी मामला कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इनके अलावा बाकी किसी सिचुएशन में बिना सर्टिफिकेट के वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक। ये होती है सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता, कौन सी, क्रिमिनल मामलों की अपील। अभी हमारे यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके अलावा सिविल 2 ये बची हुई है और कुछ विशेष अनुमति की अपील होती है, इनको लोग कल करेंगे, ठीक है।